Hello students, welcome back to our YouTube channel that is PSC4 CBSE. My name is आदिल अहमद. Students, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CBSE की क्लास 9th की साइंस का 10th चैप्टर जो कि है ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण. ये हमारी क्लास 9th का 10वां चैप्टर है. फिजिक्स का पहला चैप्टर है जो कि हम पढ़ने वाले हैं. सेकेंड टर्म में आ रहा है. ठीक है, उसके जो टॉपिक्स है सबसे पहले वो टॉपिक्स लिखे हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए कौन कौन से टॉपिक चैप्टर में आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारा पोर्शन जो डिलीट भी किया गया, इस वजह से हमें टॉपिक भी पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना, ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना टॉपिक देखते हैं टॉपिक क्या क्या है. तो सबसे यहाँ पर जो लिखे हुए टॉपिक लिखे हुए सबसे पहला टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण हमें पढ़ना है. ठीक, फिर उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम हमें पता होना चाहिए. ठीक है, फिर उसके बाद है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, जो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है वो हमें पता होना चाहिए, ये भी हमें पढ़ना है. पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल. ठीक है, फिर उसके बाद आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कैसे होता है, ये भी हमें पढ़ना है, ये हमें पता होना चाहिए, ये हमें पढ़ना है. ठीक है, फिर उसके बाद आता है मास और वेट यानी कि द्रव्यमान तथा भार क्या होते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है. ठीक, फिर उसके बाद आता है फ्री फॉल यानी कि मुक्त पतन किसे कहते हैं, कोई भी चीज़ फ्री फॉल कब कही जाती है, कोई भी चीज़ कब कही जाती है कि वो फ्री फॉल कर रही है, ये सब चीज़ें सारे टॉपिक्स हमको जो है पढ़ने हैं. ठीक, ये वो टॉपिक्स हैं जो आपके सेकंड टर्म के एग्जाम में आएंगे, जिनसे क्वेश्चन बनेगा, जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये वो टॉपिक्स है. ठीक है, हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर जो कि है गुरुत्वाकर्षण. सबसे पहला टॉपिक जो हमारे चैप्टर का क्या है, गुरुत्वाकर्षण. ये हमारे चैप्टर का पहला टॉपिक है यानी कि ग्रेविटेशन किसे कहते हैं. ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है क्या है, सबसे पहले ये एक फोर्स है. कैसी फोर्स है, ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है. कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है, यानी कि जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं इस यूनिवर्स के अंदर सब ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. एक फोर्स है जिसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है, ऑल ऑब्जेक्ट्स इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर. जितनी भी ऑब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्स के अंदर सब के सब एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. और यही जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाती है. यानी कि मेरे हाथ में मार्कर है, ये भी एक बॉडी है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, मैं भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, तो हम दोनों के बीच में भी क्या एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है. मार्कर भी मुझ पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, मैं भी इस पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा हूँ. हम दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे नहीं रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं. कैमरा भी मुझ पर फोर्स लगा रहा है, मैं भी कैमरे पर फोर्स लगा रहा हूँ. जिस मोबाइल में आप वीडियो देख रहे हैं वो मोबाइल भी आप पर फोर्स लगा रहा है, और आप भी अपने मोबाइल पर फोर्स लगा रहे हैं. तो ग्रेविटेशन क्या होती है, यही फोर्स होती है कि ये क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कि हर बॉडी दूसरी बॉडी पर लगाती है. ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा ग्रेविटेशन लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यानी कि जो ग्रेविटेशन है उसका यूनिवर्सल लॉ क्या है, उसका सार्वत्रिक नियम क्या है. ठीक, तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, ये कहता है एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. यानी कि हिंदी में पढ़ लेते हैं, विश्व का प्रत्येक बिंदु अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है. ठीक है, क्या कह रहा है कि ग्रेविटेशन क्या होता है, सबसे पहले ग्रेविटेशन वही होता है कि जो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो हर एक बॉडी एक दूसरे को अपनी तरफ से अट्रैक्ट करती है, वही अट्रैक्शन फोर्स क्या कहलाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है. तो लिखा हुआ है एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर विद अ फोर्स. हर एक ऑब्जेक्ट जो है दूसरी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है एक फोर्स से, और वो जो फोर्स है वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके मासेस के. जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रही हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं, उनमें कुछ मास होगा, तो जिस फोर्स से वो खींच रही हैं वो उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी कि अगर उन ऑब्जेक्ट्स का मास ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, अगर उनका मास कम होगा तो फोर्स भी कम लगेगा. ये आप आगे पढ़ेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि वो कितनी दूर रखे हुए हैं उनका डिस्टेंस कितना है उसका स्क्वायर कर देंगे, और उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं क्या, फोर्स. यानी कि डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है. कहने का मतलब ये है कि अगर जितनी दूरी बढ़ेगी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, उतना ही कम होगा. यानी कि अगर दूरी ज़्यादा होगी तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या होगी, वो कम होगी. ठीक है, यही कहा जा रहा है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी घटती है.
क्या होता है, एक चीज़ बढ़ती है और दूसरी घटती है, यही होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि डिस्टेंस जो है उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में अगर वो ज़्यादा होगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा, अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा, यही कह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इस लॉ में लिखा हुआ है जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के मास इसके प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ही होता है, इस तरीके से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को दिखाते हैं। तो फोर्स जो है, फोर्स मान लीजिए कि कोई दो ऑब्जेक्ट है, कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, दोनों ऑब्जेक्ट अपनी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ एक फोर्स से। ठीक, ये फोर्स लगा रही इस तरफ से और ये फोर्स लगा रही इस तरफ से। ठीक, ये कोई बॉडी है जिसका नाम दे दिया हमने ए, जिसका नाम क्या दे दिया हमने, इसका नाम दे दिया ए, और ये एक बॉडी है जिसका नाम है बी। तो एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी पर फोर्स लगा रही है, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। जैसे कि ये मार्कर है, मार्कर मुझ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, मेरी बॉडी भी इस मार्कर पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है। वैसे ही जो बॉडी ए है वो बॉडी बी पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी, और जो बॉडी बी है वो बॉडी ए पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी। मान लीजिए कि इसका जो मास है वो m है, क्या है, इसका मास है m, और इसका मास मान लीजिए बड़ा m है, इसका मास m है, इसका मास m है, दोनों का, इसका स्मॉल है, इसका कैपिटल है, दोनों का मास। ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं, जो बॉडी है एक दूसरे पर फोर्स लगा रही है, उनके मास का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, यानी कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उनके मास के प्रोडक्ट के। मास का प्रोडक्ट का मतलब क्या है, उनके दोनों का जो मास है उन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, तो क्या होगा, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। ठीक, फिर उसके बाद बताया जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनकी डिस्टेंस के, यानी कि अगर उनकी डिस्टेंस बढ़ेगी तो फोर्स घटेगी। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को 1/में करके दिखा देते हैं, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के स्क्वायर के। डिस्टेंस का स्क्वायर था ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स। ठीक है, ये लिखा हुआ फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि समानुपाती तो है मास के गुणनफल के, लेकिन व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। ठीक, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, पहले वाले को समीकरण 1, दूसरे वाले को समीकरण 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, कंबाइन कर दिया, दोनों समीकरण से हमको क्या मिलता है, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मिलता है, फोर्स जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी वो किसके थी, मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। तो हमने इन दोनों को इस तरीके से लिख दिया। ठीक, अब जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट लगेगा, और जो कांस्टेंट होता है वो अलग अलग लगता है। ठीक है, यहाँ पर जो कांस्टेंट लग रहा है वो जी लग रहा है। जी क्या है, जी अभी आप आगे बढ़ लेंगे। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा बराबर लगेगा, और उसके बाद जब साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है। ठीक है, स्थिरांक इसको हम हिंदी में बोलते हैं। जो कांस्टेंट लगा वो क्या है, जी। जी क्या है, एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ठीक, जी इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है, और m इंटू में m अपॉन में डी स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका क्या फॉर्मूला बन जाता है, F इज इक्वल टू जी m इंटू अपॉन में डी स्क्वायर। ये दोनों क्या है, ये दोनों है मास, ये क्या है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये क्या है, डिस्टेंस है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का, ये जो दो ऑब्जेक्ट थे उनके बीच के डिस्टेंस था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो जी है, जी क्या है, वह जी इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या होता है, जी को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है, यानी कि गुरुत्वीय स्थिरांक होता है। ठीक है, जी को क्या बोलते हैं हम, गुरुत्वीय स्थिरांक इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों का अगर हम क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई कर दें, इनका वज्र गुणन कर दें, तो क्या होगा, यहाँ पर देखो जो डिस्टेंस है, जो यहाँ पर डिस्टेंस है, ये डिवाइड में बराबर के इस तरफ आएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो वही हुआ, यहाँ से उठ करके इधर चला गया, फोर्स के मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक, अब उसके बाद जो मास है ये जी के साथ मल्टीप्लाई में है, जी के साथ तो मल्टीप्लाई में है। अब ये क्या होगा, ये बराबर के दूसरी तरफ जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएंगे। तो क्या फॉर्मूला बन जाता है, जी इज इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर अपॉन में m इंटू में m। और जो जी की जो वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है हमारी 6.673 इंटू 10 रेज़ टू पावर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्या है, ये यूनिट है किसकी, ऐसा यूनिट है जी की, यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूटन एन एम की पावर 2 और जी के जी की पावर -2 है। इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये जी की वैल्यू है, जी का मान है, और न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर क्या है, ये है ऐसा यूनिट, यानी कि ऐसा ही मात्रक जी का
तो स्टूडेंट्स अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्या महत्व है उसका, ठीक है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व, क्या इंपॉर्टेंस है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, वो अब हम देखने वाले हैं। तो 4 यहाँ पर पॉइंट्स लिखे गए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, यानी कि ये वो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जो कि हमको पृथ्वी की ओर बांधे हुए हैं। यानी कि हम जो पृथ्वी पर टिके हुए हैं किसकी वजह से टिके हुए हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से टिके हुए हैं। यानी कि अगर भी कोई भी चीज़ हम नीचे ऊपर की तरफ भी फेंकते हैं तो कुछ देर ऊपर जाती है, उसके बाद फिर नीचे आ जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस ऑब्जेक्ट पर क्या हो रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है जो कि उसको नीचे की तरफ धकेल रही होती है, ठीक है। या फिर आप कोई भी चीज़ ऊपर से छोड़ दे वो डायरेक्ट नीचे आती है और अर्थ की तरफ गिरती है। ऐसा क्यों होता है, क्यों, क्योंकि अर्थ भी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होती है अपनी तरफ ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ, यानी कि क्या है, ग्रेविटेशनल वो फोर्स है जो कि हमको अर्थ की तरफ खींचती है। हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल है। फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट है मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, यानी कि जो मून है अर्थ के चारों तरफ जो चक्कर लगा रहा है, किसकी वजह से लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से लगा रहा है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से क्या हो रहा है, एक चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तीसरा है मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, और सन के अराउंड जितने भी प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, जितने भी प्लैनेट्स घूम रहे हैं, किसकी वजह से घूम रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से घूम रहे हैं। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, ठीक है, यानी कि जो जितने भी ग्रह सारे के सारे वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, तो क्या हुआ, इनके बीच में भी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जितने भी ग्रह है वो सब सूर्य की तरफ यानी कि सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। चौथा है टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन, यानी कि चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वार भाटा, ये भी किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो ये 4 पॉइंट्स है, चारों के चारों पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। साथ ही साथ आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था F इज इक्वल्स टू जी स्मॉल एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन में डी स्क्वायर। पहला फॉर्मूला ये था, ठीक। दूसरा फॉर्मूला था आपका G इज इक्वल्स टू एफ डी स्क्वायर अपॉन में कैपिटल M इंटू में स्मॉल m। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। साथ ही साथ इसको ये भी याद होना चाहिए आपको। उसके साथ फिर आपको क्या याद होना चाहिए, आपको जो पढ़ा था आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सारे के सारे, हर ऑब्जेक्ट हर दूसरी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाती है, जो कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑब्जेक्ट्स के मास के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के, ठीक है। ये लॉ था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद आपको इंपॉर्टेंस के जो 4 पॉइंट है, ये चारों पॉइंट्स भी आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।